नमस्ते दोस्तों। क्या किसी स्टेट का ट्रेडिशन देश के कानून से बड़ा है? क्या किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को शपथ लेते समय देश के नए कानून को मानना चाहिए या अपने साथी दलों की पुरानी परंपराओं को? कल चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में थलपति विजय ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली, लेकिन ये ओथ सेरेमनी अपनी पॉलिसी से ज़्यादा वंदे मातरम को लेकर चर्चा में है। आज की वीडियो में हम दो बड़े सवालों का जवाब ढूंढेंगे। पहला, क्या है वो नया अमेंडमेंट एक्ट जिसने वंदे मातरम को नेशनल एंथम के बराबर खड़ा कर दिया है? और दूसरा, विजय ने वहाँ जो किया, क्या वो उनकी मजबूरी थी या देश के कानून का सम्मान? इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम नेशनल आइडेंटिटी और रीजनल आइडेंटिटी के उस बारीक धागे को समझेंगे जिसे अक्सर राजनीति में उलझा दिया जाता है। मैं आपसे लास्ट में कुछ सवाल पूछूंगी जिनके जवाब आपको मुझे कमेंट में देने पड़ेंगे। चलिए समझते हैं क्या है वंदे मातरम अमेंडमेंट एक्ट 2026। दोस्तों, सबसे पहले फैक्ट्स पर आते हैं। 5 मई 2026 को यूनियन कैबिनेट ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में एक बड़ा बदलाव अप्रूव किया। अभी तक इस कानून में सिर्फ नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन के अपमान पर सजा का प्रावधान था, लेकिन अब इसमें नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम को भी शामिल कर लिया गया है। इस अमेंडमेंट के 3 बड़े प्रोविजंस हैं। पहला है, फुल वर्जन मैंडेटरी हो गया है। अब से सरकारी फंक्शंस में सिर्फ वंदे मातरम की पहली 2 लाइन्स ही नहीं, बल्कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के लिखे पूरे 6 स्टैंजास गाना कंपलसरी हो चुका है। इसका समय लगभग 3 मिनट 10 सेकंड्स तय किया गया है। दूसरा प्रोविजन है प्रेसिडेंस यानी ऑर्डर ऑफ सिंगिंग। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी फंक्शन में दोनों गाने हैं तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और बाद में जन गण मन गाया जाएगा। तीसरा प्रोविजन है पनिशमेंट को लेकर। इस अमेंडमेंट के पास होने के बाद अगर कोई भी वंदे मातरम के गाने में रुकावट डालता है या उसका अपमान करता है तो उसे 3 साल तक की जेल या फाइन हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे नेशनल एंथम के लिए होता है। अब जानते हैं पहले क्या था और अब क्या अलग है। यहाँ पे हमें थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी होगी। 24 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग बनाया था, तब कहा गया था कि इसे जनगण मन के बराबर सम्मान ही मिलेगा, लेकिन लीगल रियलिटी में नेशनल एंथम को एक स्पेशल स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन प्राप्त थी जो वंदे मातरम को नहीं थी। पहले वंदे मातरम गाते वक्त खड़ा होना कानूनी तौर पर मैंडेटरी नहीं था एज पर सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स, लेकिन अमेंडमेंट एक्ट 2026 ने इस लीगल गैप को भर दिया है। अब ये एक सॉवरेन ऑर्डर है जिसे हर स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना है। विजय ने चेन्नई में वही किया जो कानून कहता है। उन्होंने वंदे मातरम को पहले रखा और पूरे 6 स्टेंजा गाए गए। अब सवाल आता है कि सीपीआई, सीपीएम और बाकी अलाइज विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या वो देश के खिलाफ है? तमिलनाडु में दशकों से एक ट्रेडिशन चला आ रहा है। तमिल थाई वजूथु यानी तमिल स्टेट सॉन्ग से प्रोग्राम शुरू होता है और नेशनल एंथम से खत्म, लेकिन विजय की शपथ समारोह में वंदे मातरम पहले आ गया और तमिल सॉन्ग तीसरे नंबर पर चला गया। अलाइज का तर्क है कि ये द्रविडियन आइडेंटिटी और स्टेट ऑटोनॉमी पर हमला है। उन्हें लगता है कि सेंटर स्टेट पर अपनी मर्जी थोप रही है। दूसरी तरफ तर्क ये है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है। कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट का बनाया कानून सबसे ऊपर है। अगर एक नेशनल सिंबल को सम्मान दिया जा रहा है तो उसे किसी भाषा या किसी स्टेट के खिलाफ नहीं देखा जाना चाहिए। यहाँ विजय कश्मकश में फंस गए हैं। उन्होंने कानून तो माना, लेकिन पॉलिटिकली वो अपने उन अलाइज से दूर होते दिख रहे हैं जो तमिल प्राइड को सबसे ऊपर रखते हैं। मेरा मानना क्या है दोस्तों, बिना किसी पार्टी की साइड लिए अगर हम फैक्ट्स को देखें तो हर नेता की पहली जिम्मेदारी होती है कानून का पालन करना। विजय ने एक सीएम के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है। अगर वो नए सेंट्रल अमेंडमेंट को इग्नोर करते तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा कर देते, लेकिन साथ ही एक बड़ा नेता वही होता है जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को समझे। रीजनल आइडेंटिटी हमारे देश की खूबसूरती है, लेकिन जब बात नेशनल ऑनर की आए तो वहाँ कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत के कानून वहाँ भी उतने ही प्रभावी हैं जितने किसी और स्टेट में। अब मेरा काम खत्म और आपका काम शुरू होता है। मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या देश के नए कानून को फॉलो करना हर स्टेट की मजबूरी होनी चाहिए या ये एक गर्व का मुद्दा है?
क्या आपको लगता है कि तमिलनाडु की रीजनल आइडेंटिटी और देश की नेशनल आइडेंटिटी के बीच कोई टकराव होना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ एक प्रोटोकॉल की वजह से विजय की नई सरकार को फ्लोर टेस्ट में खतरे में डालना सही है? इन सवालों के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये फैक्ट बेस्ड एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।